अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल से मुताल्लिक एक और अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। फ्रांस के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के एक और मुस्तकिल रुकन बरतानिया ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मशरूत ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब सिर्फ अमेरिका ही वाहिद बड़ी आलमी ताकत रह गया है जो फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में नहीं है। अब से कुछ देर पहले बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने ऐलान कर दिया है कि अगर इसराइल ने हमास के साथ जंगबंदी पर इत्तफाक नहीं किया तो बरतानिया सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लेगा। Our goal remains a safe and secure Israel alongside a viable and sovereign Palestinian state. But right now, that goal is under pressure like never before. I've always said that we will recognize a Palestinian state as a contribution to a proper peace process at the moment of maximum impact for the two-state solution. With that solution now under threat, this is the moment to act. So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognise the State of Palestine by the United Nations General Assembly in September, unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire, and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a two-state solution. And this includes allowing the UN to restart the supply of aid and making clear that there will be no annexations in the West Bank. इससे पहले 25 जुलाई को फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने भी सितंबर के अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया था, जिसके बाद बरतानवी हुकूमत पर भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए दबाव में इजाफा हो गया। और अब एक गैर मामूली पेशरफ्त में बरतानिया ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह रहे कि इन दोनों ममालिक से पहले भी मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं, जिनमें स्वीडन, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड जैसे ममालिक शामिल हैं। मगर बरतानिया और फ्रांस उन ममालिक से काफ़ी ज़्यादा असर रसूख रखते हैं, क्योंकि ये दोनों ममालिक ना सिर्फ अमरीका और इसराइल के अहम तरीन यूरोपीय इत्तेहादी हैं, बल्कि G7 ममालिक के भी रुकन हैं। बरतानिया की जानिब से होने वाला ये ऐलान इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि बरतानिया की ही वजह से मसला फ़लस्तीन का ये मामला शुरू हुआ था। पहली जंग अजीम के दौरान 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन के जरिए बरतानिया ने ऐलान कर दिया था कि फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग रियासत कायम की जाएगी। और यह ऐलान बरतानिया के उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा आर्थर बेल्फोर लिखे गए एक ख़त की शक्ल में सामने आया था। बेल्फोर डिक्लेरेशन के हवाले से अल जज़ीरा ने लिखा है कि यह डिक्लेरेशन पहली जंग अजीम के दौरान किया गया था और उस्मानी सल्तनत के खात्मे के बाद बरतानवी मैंडेट बराए फ़लस्तीन की शराइत में शामिल कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि उस वक्त की इत्तेहादी ताकतों की जानिब से कायम करदा मैंडेट सिस्टम दर हकीकत कॉलोनियल कब्ज़े और कंट्रोल की एक पर्दे में छुपी हुई शक्ल थी। इस निज़ाम के तहत उन इलाकों का कंट्रोल जो पहले जंग में शिकस्त खाने वाली ताकतों यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सल्तनत उस्मानिया और बल्गारिया के ज़ेर इंतज़ाम थे, उन्हें जंग जीतने वाली ताकतों को मुंतकिल कर दिया जाएगा। मैंडेट सिस्टम का ज़ाहिरी मकसद ये था कि जंग जीतने वाले ममालिक नौ आबादियाती तर्ज पर नई उभरती हुई रियासतों को उस वक्त तक चलाएंगे जब तक कि वो खुद मुख्तार ना हो जाएं। ताहम फ़लस्तीन का मामला मुनफरिद था, क्योंकि बाकी मैंडेट इलाकों के बरक्स बरतानवी मैंडेट का बुनियादी मकसद फ़लस्तीन में एक यहूदी रियासत कायम करने के हालात पैदा करना था। हालांकि उस वक्त यहूदी फ़लस्तीन की कुल आबादी का 10% से भी कम थे। मैंडेट के आगाज़ के साथ ही बरतानिया ने यूरोपीय यहूदियों की फ़लस्तीन आमद को आसान बनाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अगरचे बेल्फोर डिक्लेरेशन में ये शर्त शामिल थी कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा जो फ़लस्तीन में मौजूद गैर यहूदी कम्यूनिटीज़ के शहरी या मजहबी हुकूक को नुकसान पहुँचाए, लेकिन हकीकत में बरतानवी मैंडेट इस तरह तरतीब दिया गया था कि यहूदियों को खुद मुख्तार हुकूमत कायम करने के लिए ज़रूरी वसाइल फराहम किए जाएँ, और ये सब फ़लस्तीनी अरबों की कीमत पर किया गया। हालिया दिनों में इसराइल की हरदर्मी और फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम पर उसके अहम इत्तेहादी मुसलसल उसके खिलाफ इकदाम उठा रहे हैं, और इन इकदाम से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह सामने आ रही है। और सऊदी अरब भी फ़लस्तीनी रियासत के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर रहा है। इस सिलसिले में कल से अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस और सऊदी अरब की मुश्तरका मेज़बानी में एक अहम कॉन्फ्रेंस भी मुनक़्क़िद हो रही है। लेकिन इसके बावजूद ताहाल ये बात वाज़ेह नहीं है कि नई फ़लस्तीनी रियासत की सरहदें क्या होंगी, जबकि सऊदी अरब का मौक़िफ़ है कि ये रियासत
1967 की सरहदों के मुताबिक हो और मशरिकी यरूशलम उसका दारुल हुकूमत हो। इसराइली जारियत की वजह से गजा में इंसानी बहरान मजीद दर्दनाक शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से इसराइल के इत्तेहादी भी बोल उठे हैं। इस वक्त गजा में इसराइल की जानिब से मुसल्लत करदा ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से अब तक 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ साथ खुद इसराइली इंसानी हुकूक की तंजीमें भी गजा में इसराइली इक़दामात को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दे रही हैं। इस हवाले से इसराइली इंसानी हुकूक की तंजीमों ने बाकायदा तौर पर रिपोर्ट्स भी जारी की हैं। अब तो आलमी सतह पर भूख की मॉनिटरिंग करने वाले सिस्टम इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन तक ने खबरदार कर दिया है कि गजा में कहत की बदतरीन मुमकिन सूरत हाल अब हकीकत बन रही है, क्योंकि इसराइल मुसलसल इमदाद की फराहमी को सख्ती से महदूद कर रहा है, जबकि गजा से भूखे फ़लस्तीनियों की जो तस्वीर सामने आ रही हैं वो इंतहाई दिल दहला देने वाली हैं। मगर इसके बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ना सिर्फ इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि वो ऐसी रिपोर्ट्स को भी झूठा करार दे रहे हैं। Israel is presented as though we are applying a campaign of starvation in Gaza. What a bold-faced lie. There is no policy of starvation in Gaza, and there is no starvation in Gaza. नेतन्याहू की जानिब से गजा में कोई कहत ना होने का दावा इस कदर बेबुनियाद है कि अब तो उनके सबसे बड़े हिमायती और इत्तेहादी अमरीकी सदर ट्रंप भी गजा की सूरत हाल का दिफा नहीं कर पा रहे हैं और नेतन्याहू के दावे के बरक्स गजा में भूख को एक हकीकत करार दे रहे हैं। कल स्कॉटलैंड में बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान जब ट्रंप से गजा की सूरत हाल पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि गजा के बच्चे बहुत भूखे नजर आते हैं, हम बहुत से लोगों को बचा सकते हैं, वहाँ पर हकीकी कहत साली है, मैं उसे देख रहा हूँ और ये झूठ नहीं हो सकता। Mr. President, Prime Minister Netanyahu said there's no starvation in Gaza. Do you agree with that assessment? I don't know. I mean, based on television, I would say not particularly, because those children look very hungry. It's crazy what's going on over there. We can save a lot of people. I mean, some of those kids that's real starvation stuff. I see it. And you can't fake that. So we're going to be even more involved. प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। भारतीय ओपोजिशन बार बार मुतालबा कर रही थी कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की जाए, वज़ीर आज़म मोदी बराह रास्त अराकीन पार्लियामेंट के सवालों का जवाब दें, मगर मोदी हुकूमत पार्लियामेंट का इजलास बुलाने और सवालात का सामना करने से कतरा रही थी। मगर फिर कल इजलास बुलाया गया और ऑपरेशन सिंदूर के तकरीबन 3 महीने बाद भारतीय पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर बाज़ाब्ता बहस मुकम्मल हो गई है। ये बहस 2 दिन जारी रही और ये 2 दिन मोदी हुकूमत के लिए अजाब बन गए। अपोजिशन अराकीन मोदी हुकूमत के दावों का सबूत मांगते रहे। पाकिस्तान से जंग में भारतीय रफाल तैयारे गिरने के शवाहिद और तस्वीर पार्लियामेंट के इजलास में दिखाते रहे और यहाँ तक मुतालबा कर दिया कि अगर हुकूमत का दावा दुरुस्त है कि पाकिस्तान से जंग में एक भी रफाल तैयारा नहीं गिरा तो फिर तमाम 35 रफाल तैयारों की परेड कराई जाए और दुनिया को दिखाई जाए। भारतीय लोकसभा के इस सेशन से भारतीय हुकूमत और अपोजिशन की तमाम क़यादत ने खिताब किया। आज खुद वज़ीर आज़म मोदी ने इख्तितामी खिताब किया। इससे पहले वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी खिताब किया, जबकि अपोजिशन की तरफ से कांग्रेस के रहनुमा और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन, सेक्रेटरी जनरल प्रियंका गांधी और कांग्रेस के डिप्टी पार्लिमानी लीडर गौरव गोगोई ने सख्त तकारीर की और हुकूमत को टफ टाइम दिया। और अपोजिशन अब भी ये दावा कर रही है कि वज़ीर आज़म मोदी समेत हुकूमती वज़रा ऑपरेशन सिंदूर पर उठने वाले सवालात का जवाब नहीं दे सके। भारतीय अपोजिशन मुसलसल ये सवाल पूछ रही थी, जिन्हें लोकसभा में भी दोहराया गया कि अगर मोदी हुकूमत के दावों के मुताबिक पाकिस्तान जंग हार रहा था और सीज़ फायर की दरख्वास्त कर रहा था तो भारत ने इससे फ़ायदा उठाने के बजाय जंग क्यों रोक दी। अगर जंग रोकने के लिए मोदी हुकूमत पर किसी का दबाव नहीं था तो अमेरिकी सदर ट्रंप बार बार क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने तिजारत की धमकी देकर पाक भारत सीज़ फायर करवाया। वज़ीर आज़म मोदी सदर ट्रंप को बराह रास्त ये क्यों नहीं कहते कि वो झूठ बोल रहे हैं। इसी तरह आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स को सदर ट्रंप के दावे और भारतीय मिलिट्री क़यादत के एतराफ़ के बावजूद भारत की सियासी क़यादत ये क्यों छुपा रही है कि पाकिस्तान से जंग में भारत ने कितने तैयारे खोए और भारत को क्यों नुकसान उठाना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में खुसूसी बहस मुकम्मल हो गई, मगर भारतीय अपोजिशन को इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि पहलगाम हमला किसकी कोताही थी और हुकूमत सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर के जिम्मेदारों का तयन क्यों नहीं कर रही है और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय बयानिए को दुनिया में पजीराई या कबूलियत क्यों नहीं मिली और भारत सिफारती मुश्किलात का शिकार क्यों नजर आया। भारतीय लोकसभा में आज वज़ीर आज़म मोदी की इख्तितामी तकरीर से पहले अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने खिताब किया और ऑपरेशन सिंदूर को मोदी हुकूमत का 30 मिनट का सरेंडर करार दिया और पाकिस्तान के सामने भारतीय फौज के हाथ बांधने का ताना भी दे दिया। Rajnath Singh ji said that Operation Sindoor began at 1
6:05 in the morning. और उसके बाद उन्होंने कहा, he said, Operation Sindhur lasted 22 minutes. And then he said, the most shocking thing, we called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूसा मारता है और फिर कहता है, देखिए मैंने घूसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। सरेंडर, immediate surrender in 30 minutes. Captain Shiv Kumar, defense attaché Indonesia, he says, I may not agree with him that India lost so many aircraft, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment and their air defense. Meaning, you tied their hands behind their back. राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी को निशाना बनाते हुए कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद तमाम ममालिक ने दहशतगर्दी की मजम्मत की, लेकिन किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की। और साथ ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमरीकी सदर ट्रंप ने तमाम प्रोटोकॉल्स के बरखिलाफ लंच पर बदू कर लिया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है, बट वो यूज करते हैं। भाषण में उन्होंने कहा कि सारे के सारे देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है, एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। एवरीबॉडी हैज कंडेम्ड टेररिज्म। पाकिस्तानी जनरल कॉल्ड जनरल मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दैट मैन is having lunch with the President of the United States. He is sitting there. Our Prime Minister cannot go there. Mr. Trump is breaking all protocol. Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office. राहुल गांधी ने मजीद कहा कि अगर वजीर आजम मोदी में दम और हिम्मत है तो वो अपनी तकरीर में कह दें कि अमरीकी सदर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने सीज फायर नहीं करवाया और हमारा कोई तैयारा भी नहीं गिरा। Donald Trump has said 29 times. He said 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, that Donald Trump, you're a liar. That you did not make us ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे। अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तनकीद हो रही थी कि वो पहलगाम वाक़े के बाद जब सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके मुल्क वापस आए तो पहलगाम जाने के बजाय बिहार में इलेक्शन रैली में चले गए। और आज जब उन्होंने अपनी तकरीर में दोबारा ये जिक्र किया तो अपोजिशन ने यही नारा लगाया कि बिहार चले गए। 22 अप्रैल को मैं विदेश था, मैं तुरंत लौट के आया और आने के तुरंत बाद मैंने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में हमने साफ निर्देश दिए। ओपोजिशन के मुतालबे के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने न सिर्फ सदर ट्रंप का नाम नहीं लिया और ना ही खुलकर ये कहा कि सदर ट्रंप जंगबंदी के हवाले से झूठ बोल रहे हैं, और ना ही उन्होंने ये बताया कि कितने भारतीय तैयारे गिरे हैं, मगर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि किसी मुल्क की मुदाखलत नहीं थी। इसके अलावा भी उन्होंने 9 और 10 मई के दरमियानी रात अमरीकी नायब सदर के हवाले से कहा कि वो उन्हें फ़ोन करते रहे मगर उन्हें फ़ोन उठाने की फुर्सत नहीं थी। मोदी ने एतराफ़ किया कि JD वेंस ने उन्हें पाकिस्तान के बहुत बड़े हमले से खबरदार किया था। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया
मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। 9 मई को पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइलों और आर्म्स ड्रोन्स के भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की। भारत ने आसमान में ही चूर चूर कर दिया। इस तकरीर के बाद राहुल गांधी ने एक दफा फिर सवाल उठाया कि वज़ीर आज़म मोदी ने क्यों नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, और चीन का नाम ना लेने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। शायद 29 बार ट्रंप ने बोला है, उसका जवाब नहीं दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि पूरे भाषण में चाइना शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद, टेक्निकल मदद, एयरफोर्स की मदद चाइना ने की, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला। इससे पहले आज जब लोकसभा का सेशन दोबारा शुरू हुआ तो भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने खिताब करते हुए कांग्रेस को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस रहनुमा की हुबुल वतनी पर सवाल उठाया। अमित शाह ने आज ये दावा भी किया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी ऑपरेशन महादेव के दौरान पहलगाम वाक़े में मुलविस 3 दहशतगर्दों को मार दिया गया है, जिनसे पाकिस्तानी वोटर नंबर और चॉकलेट्स भी मिली हैं, जो पाकिस्तानी चॉकलेट्स हैं। इस पर भी अपोजिशन ने सवाल उठाया कि आज इजलास से पहले ये किया गया है और इसकी के जो सबूत हैं उस पर भारत में अपोजिशन सवाल उठा रही है। आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूँ। जिन्होंने बेसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। कल चिदम्बरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए। मैं आज चिदम्बरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध हैं। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट हैं। ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। तो भारतीय अपोजिशन भी इन दावों पर सवाल उठा रही है, मजाक उड़ा रही है। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने हुकूमती वज़रा की तकरीर पर रद्दअमल देते हुए कहा कि हुकूमती वज़रा ने तमाम बातें कर ली, मगर ये नहीं बताया कि पहलगाम में दहशतगर्दी का वाक़या क्यों और कैसे हुआ था, और क्या उन भारतीय शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की नहीं थी। कल मैं सदन में बैठी हुई सबके भाषण सुन रही थी। आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय ने बोला, सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों ने बोला। 1 घंटे का रक्षा मंत्री जी का लंबा भाषण था। सुनते सुनते एक बात मुझे बहुत खटक रही थी। उसके बाद जब दूसरे भाषण भी सुने आपके सत्ता पक्ष के, तब भी ये बात बार बार मेरे मन में आ रही थी कि सारी बातें कर ली, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, आतंकवाद की बात कर ली, देश की रक्षा की बात कर ली, इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया, लेकिन एक बात छूट गई। उस दिन 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? मैं पूछना चाहती हूँ, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या NSA की नहीं है? अपनी तकरीर के दौरान जब प्रियंका गांधी ने पहलगाम में मारे गए अफराद को भारतीय कहा तो बीजेपी की अरकान की जानिब से शोर किया गया कि वो हिंदू थे, मगर प्रियंका गांधी कहती रही कि वो भारतीय थे। कांग्रेस के रहनुमा भी कहते रहे, मगर बीजेपी के अरकान हिंदू का नारा लगाते रहे। 26 लोगों को अपने परिवार के सदस्य के सामने मारा गया। 26 बेटे, पति, पिता गुजर गए। उनमें से 25 भारतीय थे। भारतीय थे।
मारे गए, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। आप कितनी भी ऑपरेशन कर डालें, आप इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। आपने उनको सुरक्षित नहीं किया। कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है और ना कभी होगी। सुन लीजिए, आज भारतीय पार्लियामेंट में अपोजिशन अरकान ने यह शवाहिद दिखाकर हुकूमत को परेशान किया कि पाकिस्तान से जंग में भारत को फाइटर जेट्स का नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय रुकने पार्लियामेंट अमरिंदर सिंह ने एक तस्वीर दिखाकर बताया कि पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब भारत का रफाल तैयारा गिरा था, जिसके नतीजे में एक शख्स मारा गया था और 9 लोग जख्मी हुए थे। एक और रुकने पार्लियामेंट ने इस मामले पर पब्लिक ब्रीफिंग का मुतालबा कर दिया। पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रफाल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूं। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया, उसके ऊपर लिखा था PS001 और नीचे ये PS001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा पहले दिन, जिसमें गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हुई और 9 लोग जख्मी हुए। ये मीडिया में आया, SMO ने बताया और आपके आदरणीय भारती जी, एयर मार्शल भारती, उन्होंने भी ये माना, लेकिन उन्होंने कहा कि अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट है। एक एयरक्राफ्ट गिरता है, लेकिन आपने उसको अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट का नाम देके आपने देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। But truth has a way of surfacing. While the official narrative denied aircraft losses, satellite imagery, international intelligence leaks, and even our own defense attaché's seminar notes revealed the truth. We lost 3 Rafales, 1 Sukhoi 30 MKI, and 1 MiG-29. All were shot down in our own territory. When government denials are contradicted by foreign media and allied nations, we do not appear strong. We appear dishonest. This erodes credibility and gives space to hostile disinformation, both abroad and within. So I would propose that a defense transparency charter mandating truthful public briefings within 48 hours of battlefield developments. इसी तरह कांग्रेस रहनुमा गुरजीत सिंह ने मोदी हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर हमारे तैयारे नहीं गिरे तो 35 रफाल तैयारों की परेड कराएं और दुनिया को दिखाएं कि हमारा कोई तैयारा नहीं गिरा। राजस्थान से भारतीय ओपोजिशन के रुकन ने अपनी तकरीर में पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया की झूठी खबरों पर तंजिया तबसरा किया। तब जब ठिकाने लड़ाई होती है तो कुछ ना कुछ नुकसान होता है। बहुत चर्चा हुई कि ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, लेकिन उस नुकसान के ऊपर हमारी फौज ने जिस तरीके से काम किया, हम मान सकते कोई चूक हुई और फेल गिरने की बात आई, हम नहीं मानते, हमारी फौज भी नहीं मानती, हम नहीं मानते। मेरी गुजारिश है प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री साहब, डिफेंस मिनिस्टर से, राजनाथ सिंह जी से, आप 35 रफेल का परेड कराकर सबको, पूरे वर्ल्ड को दिखा दीजिए कि आप भ्रम में डाल रहे हैं देश को। आप डोनाल्ड ट्रंप जो आपके मित्र हैं वो भी कह रहे हैं 5 विमान गिरे, उनको भी दिखा दीजिए कि कोई विमान हमारा नहीं गिरा। 35 के 35 राफेल हमारे पास है। देश के मीडिया ने यह कहा कि कराची पहुंच गए, लाहौर पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद में झंडा फहराने वाले, तो हमने लगा हो गया काम, पाकिस्तान तो सुबह तक आ जाएगा। और आपने नाम भी सिंदूर रखा, ऐसा लग रहा था कि भारत पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भर रहा है, ऐसा ही लग रहा था जब सिंदूर नाम रखा। इसी तरह भारतीय ओपोजिशन अरकान अपनी तकारीर में ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय हुकूमत का मीडिया पर चलाया गया तमाशा करार देते रहे। सिंदूर नाम देते हो, भावनात्मक खेलते हो लोगों से। सिंदूर किसका छीना गया? हमारी बहनों का सिंदूर छीना गया ना, तो जिन्होंने छीना वो आतंकवादी आज तक पकड़ नहीं पाया। आपके दिल में कुछ नहीं आता, ढोल बजाते हो। वहां से अमेरिका से आए, पंचायत राज गए, बिहार में जाके राजनीतिक भाषण किया, वो भी अंग्रेजी में, दुनिया को समझाना था भैया। वो भी तो आता है आजकल, टेलीप्रॉम्प्टर से, तुम्हें पता नहीं होगा, अंग्रेजी में भाषण किया। बिहार में गए, पहलगाम नहीं गए ना, अरे आज तक मणिपुर में नहीं गए हो आप। आपकी संवेदना देखनी है ना, तो मणिपुर में भी आज तक आप गए नहीं हो सर। डोंट यू फील हर्ट? दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, शर्म नहीं आती, बुरा नहीं लगता, फिर हम आपका भी ढोल बजाते बैठेंगे क्या? ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान कश्मीर से लोकसभा के रुकन आगा सैयद रूहुल्लाह ने पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीरी शहरियों पर होने वाले मजालिम की सूरत हाल से आगाह करते हुए हुकूमती पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। जम्मू कश्मीर के अवाम ने जो जिम्मेदारी का एहसास किया और जिम्मेदारी निभाई, इस वाक़े के खिलाफ
सड़कों पे निकले, दहशतगर्दी के खिलाफ सड़कों पे निकले। अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस ने, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे मुख्तलिफ एजेंसीज हो, पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने से पहले जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, कश्मीर के अवाम के साथ कैसे जंग छेड़ी। पुलवामा का वाकया हुआ, 370 हटाया गया, ठीक है आपने हटाया, गैर जमहूरी तरीके से हटाया, नाजायज तरीके से हटाया। आज भी पुलवामा के हवाले से लोगों को, कश्मीर के लोगों को जो पुलवामा से श्रीनगर ट्रेवल करते हैं, उनको हर रोज गुलामी का एहसास कराया जाता है। पहलगाम का वाकया हुआ, 2000 से भी ज्यादा लोगों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया गया। इस आने के बाद 13 घरों में ब्लास्ट किया गया कश्मीर में, बेगुनाह घरों में, यह कह के कि वो सस्पेक्ट्स के घर है, शायद ये मुल्जिम हो सकते हैं। 13 घर ब्लास्ट किए गए, किस कानून के तहत? इसमें गलत क्या है? तो ये कश्मीर है आपके लिए, ये कश्मीर है आपके लिए। आप घरों में ब्लास्ट करें और कहे कि इसमें गलत क्या है? आप बेगुनाहों को बंद करें और ये कहे कि इसमें गलत क्या है? तो ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत। तो यही चेहरा दुनिया को दिखाए, यही चेहरा तो दुनिया को दिखाए। तो ये ढोंग क्यों है यहाँ से? ये जमहूरियत का ढोंग क्यों है? तो यही हकीकत अपनी बन रहा है। तो यही कहे कि हम कश्मीरियों का कत्ल करने के लिए। भारत में बहस का म्यार ये हो गया है कि एक दूसरे को ताने दिए जाते हैं कि अगर कोई माजी में छुट्टियां मनाने तुर्की गया था तो उसकी हुब्बुल वतनी मशकूक हो गई है, चीन गया था तो मशकूक हो गई है, पाकिस्तान गया था तो मशकूक हो गई है। कल अपने खिताब में कांग्रेस के डिप्टी पार्लिमानी लीडर गौरव गोगोई ने बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लिया था, जिस पर आज वजीर दाखिला अमित शाह ने उन्हें पाकिस्तान जाने का माजी में ताना दे दिया। कहते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गया, सीमा पर गए हो पाकिस्तान, तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गया तो क्या हुआ? कोई घुस गया, वो बचेगा नहीं। यहाँ हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में मारा जाएगा, बचेगा कोई नहीं। इनको सीमा की भौगोलिक कठिनाइयां मालूम नहीं, वहां मान्यवर कई नदी नाले हैं। और फिर पार्लियामेंट से बाहर मीडिया से बात करते हुए गौरव गोगोई ने अमित शाह को जवाब दिया कि वज़ीर आज़म मोदी के बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान जाने से पहले पाकिस्तान गए थे। अमित शाह के लिए बेहतर होता कि वो ये जवाब देते कि BCCI पाक भारत क्रिकेट मैच के लिए इसरार क्यों कर रहा है। You mentioned your name like while addressing his speech. He said that you went to Pakistan. So how do you see that coming up? I went to Pakistan before Modi ji went to Pakistan to eat biryani. So I don't know why he brought that. Maybe Amit Shah ji would have been in a better position to say why BCCI is insisting on an India-Pakistan match. I think Home Minister Amit Shah would be in a much comfortable position. He would have much greater knowledge why India-Pakistan cricket match is happening. बीजेपी की सियासत और बयानियां अब खुद उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है। 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप को लेकर भारत में मोदी हुकूमत के लिए मसाइल खड़े हो गए हैं और मोदी हुकूमत अपने ही मौक़िफ़ और प्रोपेगेंडा की असीर बन गई है। एशियन क्रिकेट बोर्ड के शेड्यूल के मुताबिक 14 सितंबर को मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तान और भारत आमने सामने आएंगे। इस हवाले से भारतीय लोकसभा के रुकन असदुद्दीन ओवैसी ने अपने खिताब में सवाल उठा दिया कि जब भारत ने पाकिस्तान से सब कुछ ख़त्म कर दिया है तो क्रिकेट कैसे खेलेंगे। आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए? पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। भारतीय मीडिया ने भी मोदी हुकूमत और भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI पर चढ़ाई शुरू कर दी है और उन्हें ज्यादा पैसे की लालच में आने के ताने दिए जा रहे हैं। भारत की मेजबानी में UAE में होगा एशिया कप की खबर मिल रही है। BCCI सूत्रों के मुताबिक भारत का कार्यक्रम तय है। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर उठ रहे हैं सवाल। भारत तो कई सारे प्रतिबंध पहले भी लगा चुका है, तमाम एक्टर्स को भी यहाँ काम करने के लिए बैन कर चुका है, कई सारे YouTube चैनल्स पर बैन लगा चुका है। इसीलिए अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर फिर क्रिकेट के मैदान पर एक साथ कैसे नजर आ सकते हैं दोनों मुल्क। हम अगर ICC की प्रेसिडेंटशिप हमारे यहाँ से जय शाह के पास है और हमारे गृह मंत्री का बेटा है वो, तो इतनी समझ होनी चाहिए कि ये इतने नाजुक समय में, चाहे
चाहे वो हाइब्रिड मैच के नाम पर हो, चाहे कुछ और हो, लेकिन पैसा दिखता है इन लोगों को, सिर्फ पैसा दिखता है। स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी जैसे लोग जो हैं इनको पैसा देते हैं। पिछले बार 2023 की व्यूअरशिप 2.4 करोड़ तक पहुंच गई थी, इसलिए पैसा दिखता है। शर्मनाक है ये, हमारे देश की सरकार के लिए शर्मनाक है। अगर आईसीसी का कोई रोल है इसमें और बीसीसीआई की भी सहमति के बगैर कुछ हो नहीं सकता, तो भारत सरकार को यहाँ पर जो एनडीए Can the BCCI really get away with saying ICC rules, ACCB hai, we have to take everyone along, etc.? Would you quickly want to tell our viewers that when it comes to international cricket, BCCI is the dada? They rule international cricket, तो बेचारा बनने की कोई जरूरत ही नहीं है हम लोगों के सामने। जो BCCI बोलेगा वही होगा। Mr. Hoover, you and I and all the 4 panelists may not want India to play Pakistan, but it certainly seems that the BCCI wants India to play Pakistan. And they think they can get away by saying that we are not playing in India, we are not playing in Pakistan, we are playing in Dubai and Abu Dhabi. I don't know how that makes it better. It's now official, ladies and gentlemen. India and Pakistan will clash in the Asia Cup on the 14th of September, but this decision comes even as the scars of the Pahalgam terror attack remain fresh in our collective memory. मगर भारत में अब भी ऐसी आवाज़ें हैं जो ये कहती हैं कि खेल और सियासत को अलग अलग देखना चाहिए। भारतीय टीम के साबिक कप्तान और मारूफ क्रिकेटर सौरव गंगोली ने कहा कि खेलों को जारी रहना चाहिए। Yeah, I'm okay. Sport must go on. At the same time, Pahalgam should not happen, but sports must go on. So sports spirit and sports going on the same platform, Dada, and what's the terrorism? Also, you said that. No, terrorism has to stop. Terrorism cannot go on, and I think India had taken a strong stance to terrorism. That's past. Just try and make sure it doesn't happen again. But sports needs to be played. प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा शहबाज हुकूमत का सबसे बड़ा स्कैंडल जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मुल्क भर में डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान का चीनी की खरीदो फरोख्त का तनाज़ा हल नहीं हो सका। शुगर डीलर्स को आज भी चीनी 165 रुपये फी किलो पर नहीं मिली, जबकि ज़्यादातर बाजारों में चीनी की सप्लाई मुअत्तल रही। कराची में आज होलसेल में चीनी 174 रुपये जबकि रिटेल में 180 से 190 रुपये फी किलो मिल रही है। लाहौर में 31 जुलाई के बाद मकामी दुकानों पर चीनी का स्टॉक खत्म होने का भी खदशा है, जबकि नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक ने बताया कि लाहौर में रिटेल कीमत तो 173 रुपये फी किलो है, मगर चीनी दस्तियाब नहीं है। इस्लामाबाद में चीनी की कीमत 195 रुपये से 200 रुपये फी किलो है, जबकि हुकूमत ने इस्लामाबाद के लिए रिटेल कीमत 172 रुपये फी किलो मुकर्रर की है। इसके अलावा पेशावर में चीनी की होलसेल कीमत 175 और रिटेल कीमत 180 रुपये फी किलो है, जबकि कोयटा में चीनी की रिटेल कीमत 185 से 190 रुपये फी किलो है। और सूरत हाल ये हो गई है कि आज चीनी इसमें गायब होना भी शुरू हो गई है। बात करेंगे इस मामले पर वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी और शुगर एडवाइजरी बोर्ड के सरबराह राना तनवीर हुसैन साहब से। राना साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये कि मुल्क में चीनी मौजूद है, मगर बहुत सारे दुकानदार ये कह रहे हैं कि हम पर सख्ती की जा रही है, मगर पीछे से हमें चीनी महंगी मिल रही है। दूसरा, इस वक्त दस्तियाबी का मसला हो रहा है, डीलर्स का एक अलग मौक़िफ़ दे रहे हैं। ये सूरत हाल को कैसे निमट रही है हुकूमत? देखिए शाहज़ेब साहब, ऐसी सूरत हाल नहीं जिस तरह पेंट की जाती है। बिल्कुल हमें सिचुएशन का पता है, जो भी इस वक्त सिचुएशन है इसमें काफ़ी शुरू में तो थोड़ी सी एक्सरसाइज हमें करनी पड़ी कि हमें जो शुगर मिल्स हैं उनको अटैच करना पड़ा डिस्ट्रिक्ट वाइज कि फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट फ़लाँ मिल से लेगा। उससे कुछ उसको सेटल करते हुए, उसको ऑर्गेनाइज़ करते हुए थोड़ा टाइम लग गया। और उसके बाद कुछ बाज़ जगहों पे ये तनाज़ा आया कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि उनका कोई शुगर मिल मालकान का और डीलर्स का या उनसे जो लेने जाते थे डिस्ट्रिक्ट से, उनसे कुछ चंद मिलें थी। मैं अगर उसको नंबर करूं तो 6-7 मिलें ऐसी थी जैसे ये हमें रिपोर्ट मिली। वो भी रात तक मैंने ख़ुद रिज़ॉल्व किया। ये संडे की बात है, संडे की दोपहर को मैंने फ़ोन किए और सारे उनको डायरेक्ट बात की उन मालकों से, तो उन्होंने कहा जी मंडे ऑनवर्ड कोई इशू नहीं होगा। और उसके बाद कोई इशू रहा भी नहीं। अभी कुछ दुकानदार रिलक्टेंट होते हैं, उनके पास स्टॉक होता है, लेकिन उन्होंने पीछे जो स्टॉक लिया हुआ है या महंगा लिया हुआ है जो जब हमारा एग्रीमेंट हुआ था उससे पहले, तो उसकी वजह से वो सप्लाई में थोड़े रिलक्टेंट हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, जिस तरह आपने इस्लामाबाद की बात की, आज सुबह मैंने 9 बजे अपने आदमी को भेजा और मैं लोडी में और 2-4 पॉइंट पे गया, वहाँ 172 और 173 थी। एक रिमोट एरिया में जो G10 से आगे है किसी जगह, ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह ही थी, 190-195 थी।
तो ये बात जब मैंने डीसी साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे वो ये कहते हैं जी हमें अवेलेबिलिटी नहीं है। तो वो भी हमने इंश्योर की कि अवेलेबिलिटी जो इस्लामाबाद में मसला था अवेलेबिलिटी का, क्योंकि ये जब अटैच की तो इस्लामाबाद उस डिस्ट्रिक्ट के किसी मेल के साथ अटैच नहीं हो सका, तो उसी वक्त हो गया और वो रिजॉल्व हो गया और उनको। मगर सर आपने जो कहा कि कुछ शुगर जो कुछ दुकानदार उन्होंने महंगी ली है इसलिए वो रिलक्टेंट हैं, और फिर जो 165 पर एक्स मिल पर मुआहदा हुआ, मगर मसला ये कि उससे पहले भी शुगर मिल मालिकान ने हुकूमत को यकीन दहानी कराई थी कि लोकल मार्केट में कीमत नहीं बढ़ने देंगे और आप एक्सपोर्ट करने दें, मगर कीमत बढ़ती चली गई। उस वक्त 140 143 रुपए थी और 200 रुपए तक चली गई। तो उस मुआहदे से पहले भी खिलाफ वर्जी तो मिल मालिकान ने ही की, हालांकि वज़ीर आज़म ने कहा था कि हम एक्सपोर्ट में ज़र मुबादला भी कमाएंगे और कीमत भी नहीं बढ़ेगी। शाहजेब, एक तो मैं आपको सारी सिचुएशन बता दूं अगर 2 मिनट मुझे देंगे। तो पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल इस फेवर में नहीं थे कि एक्सपोर्ट की जाए, लेकिन जो सिचुएशन थी उस वक्त या जो हमारे पास डाटा था या जितने भी हों रेलिवेंट अथॉरिटीज़ थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स थे, केन कमिश्नर थे, हमारे अपने जितने भी हमें डाटा के सोर्स हैं वो वहाँ से यही आया कि ये सरप्लस है। और जो प्रोडक्शन हुई उस साल वो 6.8 मिलियन थी, 6.8 मिलियन 68 लाख क्या 6.8 मिलियन। तो पीछे जो कैरी फॉरवर्ड था उसको डाल के ये 7.6 पे चली गई। तो वो सरप्लस इतना ज़्यादा था कि मिल मालिकान के लिए बड़ा मुश्किल था सस्टेन करना। जो प्राइस थी मार्केट में वो 138 थी और इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल नहीं मानते थे। तो ये हम सारे हमारे मिल के जितना भी डिसीजन था, तो फाइनली 2 महीने वो लेट भी हुआ, क्योंकि वो पहले प्राइस थी जो इंटरनेशनल मार्केट में 750 थी US डॉलर। तो जब इजाज़त उनको दी, काफ़ी लेट इजाज़त दी, तो उस वक्त $550 पे आ चुकी थी। तो सभी खैर जो हमें मिलने थे कोई 800-900 मिलियन US डॉलर, वो 402 US मिलियन डॉलर मिले एक्सपोर्ट करने से। तो वो एक्सपोर्ट जब की तो बफर स्टॉक 5 लाख रख लिया हमने उस वक्त भी, जो अनप्रेसिडेंटेड है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जब अगले साल आया तो उसमें प्रोडक्शन जो थी वो कम हुई। उसकी वजह ये थी कि 2% एरिया तो ज़्यादा लगा गन्ने का, जैसे ये प्रोजेक्शन थी कि अगले साल भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, लेकिन जब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मौसमियाती तब्दीली जिसको कह रहे हैं उसका सबसे इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी क्रॉप हैं, उस पर डिक्लाइन आ रहा है। उसमें हुआ ये कि देखिए वज़ीर आज़म ने कन्वीनर बनाया था शुगर की, जब एक्सपोर्ट की इजाज़त दी उसका प्राइस मॉनिटरिंग का मुसद्दिक मलिक साहब को। मुसद्दिक मलिक साहब ने यह सवाल उठाया कि अब लोकल मार्केट में कीमतें ये बढ़ रही हैं, इसलिए जो शुगर एक्सपोर्ट का कोटा है उसे मनसूख किया जाए। मगर बजाय इसके कि उनकी बात मानी जाती, मुसद्दिक मलिक साहब को हटा के जो शुगर प्राइस की मॉनिटरिंग की कमेटी का सरबराह बना दिया गया इसाक डार साहब को। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल भी उठता है। और मगर कीमतें फिर बढ़ती चली गई और एक्सपोर्ट भी होती चली गई। नहीं शाहजेब, ना ये इफेक्ट नहीं है, यही तो बात है। मुसद्दक मलिक साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, वो कभी भी कन्वीनर नहीं बने। मुसद्दक मलिक साहब हमारे जो एडवाइजरी बोर्ड है उसके मेंबर थे और वहाँ पे वो बात करते थे कि एक्सपोर्ट की जो है वो देखा जाए, वो उनका पॉइंट था एक। बाकी जो मिनिस्टर थे या जितने ऑफिशियल थे, जितने रेलिवेंट जो प्रोविंसेस थे या जितने भी थे, वो इस हक में थे कि ये इंडस्ट्री और फार्मर को आइंदा प्राइस नहीं मिलेगी तो ये किया जाए। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि अगले साल जब सीज़न शुरू हुआ तो उस वक्त बढ़ रही थी, उस वक्त तो प्रोडक्शन वो जो दी एक्सपोर्ट की इजाज़त वो तो अक्टूबर में दी है। क्रशिंग सीज़न शुरू होता है 15 नवंबर से। 15 नवंबर में जब सीज़न शुरू हुआ क्रशिंग सीज़न, तो जनवरी में हमने देखा कि उसकी प्रोडक्शन जो पिछले साल थी उससे कम हुई है। एक दौरान साहब मुसद्दिक मलिक साहब कन्वीनर थे, उन्हें हटा के इसाक डार साहब को लगाया गया। ये मामला तो हम खुद मुसद्दिक मलिक साहब के सामने अपने प्रोग्राम में रख चुके हैं, मगर अभी भी स्टॉक तो मौजूद है। अगर प्रोडक्शन कम हुई है तो अभी भी कहा जा रहा है कि स्टॉक मौजूद है, तो उस वक्त उनकी बात मानते हुए एक्सपोर्ट पे नजरसानी की जानी चाहिए थी या उनकी जगह इसाक डार साहब को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उस वक्त जब बात हुई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, जब वो पहले भी नहीं इसाक में थे, तो उन्होंने कहा कि अगर ये प्रोडक्शन कम हो रही है तो इसको रोक दें एक्सपोर्ट को। जब उस वक्त वो था मेरा ख्याल है जनवरी का एंड या फरवरी का शुरू में, जब हमने रोकी तो उस वक्त 40,000 रह गई थी। देखें ना, इनको तो अक्टूबर में इजाज़त दी, जब क्रशिंग सीजन शुरू होता है पता चलता है जाके जनवरी में कि ये प्रोडक्शन कम हुई है और यील्ड कम हुई है और उसका कंटेंट्स भी हीट की वजह से कम हो गए हैं, क्योंकि सोइंग एरिया तो ज़्यादा लगा था। तो उसमें जो 6
6.6 थी 8 थी पिछले साल, प्रोडक्शन वो 5.8 पे आ गई, 1 मिलियन कम हुई है इस साल, जो 30 जाकर अप्रैल को पता चलता है कि कितनी प्रोडक्शन हुई है। तो उस वक्त तो जनवरी में प्राइम मिनिस्टर साहब ने रोक दिया था। तो अगर कोई आपको ये खबर देता है तो किस तरह देता है? मतलब 200 रुपए पर कीमत पहुंची है, ये खबर क्या देना? ये तो मार्केट में लोगों ने 200 रुपए से ऊपर जाके भी शुगर खरीदी। और अब जब इंपोर्ट की बात होती है, मगर जब इंपोर्ट की बात होती है, नंबर डिस्प्यूटेड है, प्रोडक्शन की भी जाहिर है शुगर मिल मालिकान ये करते हैं, मगर साहब अब जब इंपोर्ट अगर होती है, अब जो खदशा पैदा हो रहा है वो ये कि जब तक वो जो इंपोर्टेड शुगर लैंड करेगी पाकिस्तान में, उस वक्त तक नए क्रशिंग सीजन की बात हो रही होगी, तो चीनी की कीमत नीचे चली जाएगी। और जो शुगर मिल मालिकान हमेशा सहारा लेते हैं इस बात का कि जी काश्तकार को हमने ज़्यादा पैसे दें, तो नीचे जाएगी और काश्तकार को फिर पैसे कम मिलेंगे। वो कहेंगे कीमत कम है, काश्तकार को कहेंगे अब आपको पैसे हम कम देंगे, तो काश्तकार का फिर नुकसान होगा। ये जो क्रशिंग सीजन गुजरा है जिसमें शॉर्टफॉल आई है, उसमें उनको पहले 300 350 तक गन्ना मिल लिया पिछले साल उन्होंने। इस साल उन्होंने 450 से 700 तक लिया है। ये 700 तक मैं आपको बता रहा हूँ, 450 से 750 तक लिया है। ग्रोअर को पूछे, ग्रोअर को कितना फ़ायदा हुआ है। तो उसकी जो प्राइस, जो कास्ट उनकी बढ़ गई। कम मैच्योर हुआ गन्ना, जब क्लाइमेट और हीट आई तो उस वक्त हीट जिसकी वजह से उसकी यील्ड भी कम हुई और कंटेंट्स जो सेक्रोज था वो भी कम हो गया। तो उस वजह से ये प्रोडक्शन 5.8 पे आ गई। अब ये नेचुरल, अगर आज फ्लड, खुदा न खास्ता फ्लड आ जाए, कोई और बात हो जाए, तो उस पर अगर फसलें अगले साल कम हो तो उसका आप कहेंगे जी आपने पहले ये फैसला कर दिया था। रासिब, उसके लिए तो लाजमी है ना कि डीरेगुलेट किया जाए, जैसे कि गंदम के अंदर से भी हुकूमत निकल रही है और फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, तो इस इंडस्ट्री को भी डीरेगुलेट कीजिए ना। अगर हुकूमत बार बार इंटरवीन करेगी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि काश्तकार का बहुत फायदा हो गया और जो इस वक्त शुगर मिल मालिकान है उनका कोई कसूर नहीं है, उनका कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कोई ये 200 रुपए करके उनका कोई फायदा नहीं हुआ, अवाम का नुकसान हो गया, काश्तकार का फायदा हो गया, शुगर मिल मालिकान का कोई फायदा नहीं हुआ, उन्होंने अरबों रुपए नहीं कमाए। नहीं, उनको देखे, ये वो तो बिजनेसमैन है, उनका दाल लगेगा तो लगाएंगे, दाल लगेगा बिल्कुल। अब वो क्योंकि ये शॉर्टफॉल आ गई 6.3 हमारी हो गई, जो हमारे नेक टू नेक है। उसमें मसला है कि अगर उनका दाव लगेगा हुकूमत के फैसलों की वजह से तो मसला है, या तो हुकूमत मुकम्मल डीरेगुलेट कर दे, इंपोर्ट की भी इजाजत हो, एक्सपोर्ट की भी इजाजत हो, शुगर केन की भी मिनिमम प्राइस ना हो। अगले साल से आप कम से कम ये इनिशिएटिव लें, क्योंकि वो हुकूमत के कंधे पर फायदा उठाते हैं हमेशा और हर हुकूमत में उठा जाते हैं। पहले तो पिछले एक्सपोर्ट को क्लियर करें कि हमने कोई सब्सिडी नहीं दी, हमने बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया। प्राइम मिनिस्टर इस पे नहीं एग्री करते थे, मैं आपको हल्फन बता रहा हूँ। हमने देखा कि ये लॉस होगा तो ये गन्ने की कीमत नहीं देंगे और अगले साल भी बहुत नुकसान होगा, गन्ना कम लगाएंगे। ये जब ये एक हालत होगी तो हमने उनको ये एक्सपोर्ट किया, जब 5 लाख रख के दी अपनी ज़रूरत से। जब सरप्लस होगी तो एक्सपोर्ट तो होनी है। एक्सपोर्ट देखे, आज भी मैंने सुना है पीएससी में उन्होंने बताया। देखिए ना, ये भी हुकूमत की सपोर्ट है ना। देखिए, ये भी हुकूमत की शुगर मिल मालिकान के लिए सपोर्ट है। किसान को पैसे कम मिलते, वो गन्ने की जगह कोई और फसल लगाता, शुगर मिल मालिकान का नुकसान था ना। पाकिस्तान का क्या नुकसान था इसमें? ये पानी कंज्यूम करने वाली फसल है, यही इसी तरीके से तो हुकूमत इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। शाहजाब, आप तो इधर उधर चले, आप बिल्कुल बड़े मतलब क्रिटिकल हर चीज पकड़ते हैं, लेकिन अगर गन्ना ना लगता तो फिर हम इंपोर्ट करते सारी शुगर। सही, तो मार्केट फोर्सेस पे होता है ना, रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। वो यही तो आप फाइनेंस मिनिस्टर बार-बार कह रहे हैं कि हम हुकूमत को निकलना चाहिए, हर बिजनेस में से डीरेगुलेट करना चाहिए। तो हुकूमत मुसद्दिक मलिक साहब भी कह चुके हैं। उसका मैं जवाब देने लगा था उसका जवाब देने लगा था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे कमेटी बना दी है कि आप डीरेगुलेट करने के लिए इसका पूरा प्रोग्राम लाएं। आज उसका कन्वीनियर जो हैं, उसके चेयरमैन उस कमेटी के सरदार अवैस लगारी हैं, उसके मेंबर मैं भी हूं और भी रेलेवेंट जितने भी लोग हैं उसमें हैं, जितने ऑफिशियल्स हैं, प्रोविंसेस सारे। तो आज पहली मीटिंग हुई है उसकी और 30 डेज़ दिए हैं प्राइम मिनिस्टर ने, 30 डेज़ में रिपोर्ट लाएं। तो जुमे को फिर उसकी मीटिंग है, हम उसको स्पीडीली काम कर रहे हैं। उसमें इंशाल्लाह आपको इस प्रोग्राम को अच्छे प्रोग्राम हम लेके जा रहे हैं, जैसे ये सेक्टर जो है वो डीरेगुलेट भी हो जाए और ये कम्पिटिटिवनेस इसमें आ जाए। जब कम्पिटिटिव आएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ये सारे फैक्टर उसमें हैं। इसको हम चाहते हैं और हमारा गन्ने में भी हम चाहते हैं ऐसी रिसर्च हो कि जैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़े और हम भी ये 6.8 में ना रहे बल्कि 10 मिलियन पे चले जाएं, ताकि हम एक्सपोर्ट भी करें, अपनी ज़रूरतें भी पूरी करें, प्राइस भी ठीक रहे।
तो इसका ये भी हम चाहते हैं कि लाइसेंस भी इसकी जो शुगर मिलों पे बैन है, और नहीं लगा सकते, इसको खोल दें। जिस तरह फ्लोर मिल लगाते हैं, जिनके फैक्ट्री लगाते हैं, राइस मिल लगाते हैं, वो भी क्रॉप ही है ना, तो इसको खोल दें। जिसने लगाना है, जो एफिशिएंट है वो रहेगी, जिसने नहीं, जो अच्छा बिजनेस नहीं करता, उसकी फ्लोर मिल बंद हो जाती है, उसकी टेक्सटाइल बंद हो जाती है। और सब 21 सीजन तक हो जाएगा, बंद हो जाती है। जाहिर ये अहम होगा। और 21 सीजन तक हो जाएगा। कब तक ये इंप्लीमेंट हो जाएगा? ये अभी आपको अभी आप बताया 30 उन्होंने 30 डेज दिए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 30 डेज दिए हैं। तो ये मेरा हाल बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। बाकी ये है थोड़ा सा कुछ शोर मीडिया का भी है, कुछ मामलात भी बिल्कुल मिल ओनर की तरफ से हैं, कुछ मिडल मैन है। गवर्नमेंट इज ऑन इट, फोकस कर रहे हैं, सुबह शाम हम उस पर हैं, मोनिटर कर रहे हैं। राजा देखिए, अब ये जो मीडिया को आप बार बार कह रहे हैं, जब इमरान खान साहब के दौर में चीनी का स्कैंडल आया था, मीडिया नहीं उठाया था। अब आप मीडिया के ऊपर जिम्मेदारी तो डाल रहे हैं, मगर मीडिया क्या करे? अगर 200 रुपए फी किलो की चीनी मिले तो क्या कहे कि 150 की मिल रही है? फिर मैं इसलिए क्या कहे? राजा मुझे बताइए ना, अगर 200 रुपए की मिले तो मीडिया क्या रिपोर्ट करे कि 150 रुपए फी किलो मिल रही है? चीनी का कोई स्कैंडल नहीं है। बताने लगा हूं ना, जब इमरान खान एक्सपोर्ट की, उसने सब्सिडी दी और उसको सस्ती शॉर्टेज थी। ये नोट करें, हमारी सरप्लस थी 13 लाख, उसकी शॉर्टेज थी। शॉर्टेज के बावजूद एक्सपोर्ट किया और सस्ती वहाँ बाहर रेट कम था, फिर महंगे दामों इंपोर्ट किया। ये इशू है। हमारे पास तो सरप्लस थी। ये इकोनॉमिक्स है कि सरप्लस कोई चीज़ हो तो आपको बिल्कुल करनी चाहिए। नहीं, मगर जब गवर्नमेंट की नहीं राजा साहब, जिस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट की मुदाखलत हो, उसमें इकोनॉमिक्स ये भी है कि सरप्लस उतनी ही आप एक्सपोर्ट करें कि लोकल मार्केट में कंज्यूमर को ना इम्पैक्ट करे। मगर कंज्यूमर के लिए 140 से 200 हो जाए तो ये इकोनॉमिक्स नहीं है। अगर आप डीरेगुलेट करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप कह रहे हैं लाइसेंस भी होंगे, सब चीजें होंगे, और 1 महीने के अंदर ये फैसला फॉर द कास्ट ऑफ रेपुटेशन। मैं कह रहा हूँ, उस सीजन में सरप्लस थी, फसल लगा था, फसल ज़्यादा लगा था, ज़्यादा पिछले साल से 2% ज़्यादा सोइंग एरिया था। अब देखना, ये तो कुदरत का काम है ना, हम तो एरिया देखते हैं ना। राजा साहब, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जब डीरेगुलेशन की बात कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री को वाकई डीरेगुलेट किया जाएगा, लाइसेंस जिसको चाहिए ले, हुकूमत की मुदाखलत खत्म हो, इंपोर्ट करनी है, कमी है इंपोर्ट हो जाए, सरप्लस एक्सपोर्ट हो जाए। उम्मीद करें ऐसा हो। आज की प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए, अल्लाह हाफिज़।